जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 इंस्टीट्यूट विद्याकुल बिहार बोर्ड आर्ट्स चैनल पर। मैं अजय आदित्य सर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा और विश्वास करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया है। आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार चल रही है भैया। आज की हम लोग की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 9 होता है। तो आइए हम लोग वैश्वीकरण के बारे में बात करते हैं। स्पेशली आज की जो हम लोग की क्लास होनी है भाई, आज हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दे पर। जैसे वैश्वीकरण के जो परिणाम है, इसके परिणाम से संबंधित कुछ बातें होंगी और साथ ही साथ इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो परिणाम होता है, परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो इसके परिणाम में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखेंगे हम लोग और नकारात्मक परिणाम भी देखेंगे हम लोग। तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम की बात करते हैं तो ये वैश्वीकरण के परिणाम जब देखने को मिलते हैं तो वैश्वीकरण के परिणाम की हम बात करते हैं पहले, फिर प्रभाव की बात करते हैं। तो वैश्वीकरण के परिणाम की बात करेंगे तो यहां पर मुख्य तौर पर आप देखेंगे कि इसके राजनीतिक परिणाम और उसके बाद साथ ही साथ आर्थिक और उसके बाद सामाजिक भी देखेंगे। जैसे कि हम पहले देखते हैं राजनीतिक, है ना। हम लोग राजनीतिक रूप से इसका देखेंगे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। फिर उसके बाद आर्थिक रूप से बात करते हैं और उसके साथ ही साथ जब हम लोग आगे बात कर लेंगे तो आगे की बात हो जाएगी तो सांस्कृतिक रूप से भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो भैया इसी मुद्दे पर हम लोग की चर्चा होने वाली है कि सांस्कृतिक रूप से जैसे कि हम लोग देखेंगे जो कल्चरल इफेक्ट होते हैं, यहां पर इससे क्या संबंधित बातें हो सकती हैं, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं सांस्कृतिक के, पहले हम लोग राजनीतिक की ही बात कर लेते हैं। राजनीतिक स्तर पर हम लोग बात करते हैं, इसके दो पहलू देखने को मिलेंगे, एक सकारात्मक और दूसरा देखेंगे सकारात्मक और दूसरा देखते हैं नकारात्मक, है ना। दूसरा क्या होता है? नकारात्मक। तो सकारात्मक पक्ष क्या होते हैं, आइए बात करते हैं। वैश्वीकरण के हम लोग प्रभाव में जब चर्चा करते हैं तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं राजनीतिक परिणाम, इसके सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं। तो पहली बात तो ये देखिएगा कि इसके सकारात्मक प्रभाव और परिणाम में हम बात करेंगे तो पहली बात तो ये हो जाएगी कि जो शासन व्यवस्था है भाई, शासन व्यवस्था क्या होगी? बेहतर होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये होगा कि शासन व्यवस्था में परिवर्तन आएंगे, जिसके माध्यम से शासन व्यवस्था और सुचारू रूप से शासन व्यवस्था में सुधार होगा। तो आप कहेंगे शासन व्यवस्था में सुधार, शासन व्यवस्था में सुधार, ठीक है। शासन व्यवस्था में सुधार, एक तो ये सकारात्मक प्रभाव हो जाता है। शासन व्यवस्था में क्या सुधार, तो ये क्या होता है? सकारात्मक प्रभाव होता है। और साथ ही साथ देखेंगे शासन व्यवस्था में सरलीकरण भी आएगा। ये सकारात्मक पक्ष होते हैं। शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में क्या हो जाता है? शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में सरलीकरण भी देखने को मिल जाएगा। तो ये इसके सकारात्मक पक्ष हो जाएंगे। अब यहीं पर बात हम लोग कर लेते हैं इसके नकारात्मक पक्ष क्या होंगे। तो देखेंगे कि इसके नकारात्मक जो पक्ष होते हैं भैया, ये कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना की हम लोग संकल्पना करते हैं, इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो कहेंगे कल्याणकारी राज्य की क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य की, कल्याणकारी राज्य की, कल्याणकारी राज्य की क्या होगी? कल्याणकारी राज्य की समाप्ति हो जाएगी। क्योंकि वैश्वीकरण में क्या होता है, हमने पिछले ही टॉपिक में आपको बताया था कि वैश्वीकरण में भैया विचारों का देखेंगे कि आदान प्रदान होता है या फिर वस्तु का होता है, यानी कि आयात निर्यात होता है विश्व स्तर पर। अगर मानिए कि आपके देश में कोई वैश्विक कंपनी आती है, यानी कि कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनी आती है, तो उसके आने से यहाँ कुछ फायदे तो होंगे मगर उसके कुछ नुकसान भी हैं। इन्हीं बातों को हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें राजनीतिक रूप में हमने बात किया है। राजनीतिक स्तर पर इसका सकारात्मक प्रभाव तो ये होता है कि शासन व्यवस्था में सरलीकरण होगा या शासन व्यवस्था में सुधार तो होगा, मगर जो हम लोग संकल्पना करते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, जैसा कि डीपीएसपी में बात की गई है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में हम लोग चर्चा करते हैं भाग 4 के अंतर्गत, संवैधानिक तौर पर भी ये क्या होगा, यहाँ पर इसकी समाप्ति होगी, यानी कि डीपीएसपी यहाँ पर असफल होगा।
क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो आएंगी वह वैश्वीकरण कंपनी, यानी कि वह प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगी, निजीकरण को बढ़ावा देंगी, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप जो होगा उसमें कम होगा। तो सरकार का जो हस्तक्षेप कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आम जनता का भी सहभागिता उसमें कम देखने को मिलेगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की समाप्ति होगी। यह एक नकारात्मक पक्ष होता है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने से तात्पर्य होता है कि जनता की भलाई, मगर यहाँ पर सरकार जनता की भलाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो भी कंपनी होगी वह निजी स्वामित्व के हाथों में होगी, यानी कि उस पर अधिकार जो होगा वह देखेंगे निजी व्यक्ति का होगा। इस प्रकार यह नकारात्मक पक्ष होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं भैया, आर्थिक पक्ष की बात कर लेते हैं। तो अब आर्थिक रूप में अगर हम चर्चा करेंगे तो ध्यान देंगे आप सभी लोग, आर्थिक रूप में यहां पर क्या होता है। आर्थिक रूप में जब कंपनी, अगर कोई बाहरी कंपनी आती है तो उससे आर्थिक रूप से लाभ तो होगा, ये उसका सकारात्मक पक्ष होता है, मगर साथ ही साथ उसके नकारात्मक पहलू भी होंगे, क्योंकि यहां पर जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उनमें क्या होगी, घटोतरी होगी, यानी उनको नुकसान होगा। जैसे बात करते हैं, देखिएगा यहां पर आर्थिक रूप से बात हम लोग कर लेते हैं। आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक रूप से यहां पर प्रभाव जो होगा, जैसे देखेंगे आर्थिक प्रभाव की जब चर्चा हम लोग करेंगे तो यहां पर यह देखने का मिलता है कि सबसे पहली बात तो यह होगी, इसका सकारात्मक जब पक्ष देखते हैं तो सकारात्मक पक्ष में आपको क्या देखने को मिलता है, यहां सकारात्मक पहलू यहां पर देखा जाएगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आर्थिक रूप से क्या होगी, वृद्धि होती है। आर्थिक वृद्धि तो निश्चित तौर पर होती ही होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी होगी, कोई वैश्विक कंपनी होगी तो उससे बहुत ज्यादा धन की उगाही होगी। मगर बेटा यहां पर एक बात और ध्यान देंगे, इसका नकारात्मक पक्ष भी यहां पर देखने को मिलेगा। और नकारात्मक पक्ष क्या होता है कि जो कुटीर उद्योग होते हैं, यानी कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है, कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटे धंधे। क्या होता है, कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है, छोटे धंधे, हथकरघा वगैरह, जैसे कढ़ाई बुनाई का काम हो गया या फिर साड़ी वगैरह बनाने का काम हो गया। जो छोटे व्यवसायी होते हैं उनको क्या होगा, उनको नुकसान होगा, क्योंकि अब कोई बड़ी कंपनी आ गई, अगर वह आकर यहाँ साड़ी बनाने का काम करती है, बड़े पैमाने पर काम करती है, या फिर किसी भी कुटीर उद्योग में बात करते हैं, जैसे कोई कढ़ाई बुनाई का काम हो गया, डलिया बनाने का काम हो गया, ये सब जो काम होता है, खिलौना बनाने का काम हो गया, अगर ये सब काम कोई बड़ी कंपनी, वैश्विक कंपनी अगर आकर करती है तो स्वाभाविक सी बात है कि इन धंधों को क्या होगा, यहां पर इन धंधों में ह्रास होगा, यानी कि कमी आएगी, और इससे रोजगार में भी कमी आएगी और गरीबों को नुकसान होगा। जो व्यवसायी होंगे उनका रोजगार यहां छिन जाएगा। यह देखेंगे वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव जो होता है, यह नकारात्मक पक्ष में आप देख सकते हैं। बेटा ये सारी बातें आप जब सब्जेक्टिव लिखेंगे आसानी से आपको 5 नंबर 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, अगर ये सारी बातें अपने पक्ष को यहां पर रखते हैं तो। और इसी साथ साथ हम बात करते हैं सांस्कृतिक पहलू की, अगर बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखते हैं तो यहां पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, यानी कल्चरल इफेक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है। तो सांस्कृतिक रूप से भी बहुत प्रभाव होता है। सबसे पहली बात तो यहां पर यह देखने को मिलती है कि सांस्कृतिक रूप से एक बढ़ावा मिलेगा। पहली बात क्या होगी, सांस्कृतिक रूप से क्या होगी, यानी कि यहां पर मिली जुली संस्कृति को क्या होगा, मिली जुली, है ना, मिली जुली संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि पश्चिमी जो संस्कृति होगी उसका भी आप पर प्रभाव देखने को मिलेगा। मगर यहां पर भैया ये तो मान लीजिए आप सकारात्मक पक्ष में रख सकते हैं कि आप क्या हो रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, ये आपका सकारात्मक पक्ष यहां पर रखा जा सकता है। मगर भैया इसका नकारात्मक पक्ष भी आप देखेंगे तो नकारात्मक पक्ष भी काफी भयावह देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब नकारात्मक पक्ष की अगर हम बात करते हैं भाई, तो नकारात्मक पक्ष जो होता है इसमें आप बात करेंगे जो आपकी संस्कृति होगी वह कहीं ना कहीं धूमिल होती जाएगी। जैसे आपका जो कल्चर होगा वह वैश्वीकरण की वजह से कहीं ना कहीं वह क्या होता जाएगा, फीका पड़ता जाएगा। जैसे कि आपके यहाँ जैसे बात करेंगे, आपका जो भी लोक नृत्य होगा, लोक संगीत होगा, उसमें देखेंगे कोई विदेशी सिंगर आ जाएंगे, शकीरा जैसे और बाकी अन्य विदेशी सिंगर अगर भारत आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भोजपुरी धूमिल होती जाएगी, है ना। या फिर देखेंगे भारत में कोई वैश्वीकरण के अंतर्गत कोई बड़ी कंपनी आती है, KFC, पिज्जा हट वगैरह बाकी की जो कंपनी आएंगी, तो आपके लिट्टी चोखे का भी यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं देखेंगे जो अस्तित्व है धूमिल होता जाएगा। तो जो आपकी संस्कृति है, धरोहर है, ये क्या होती जाती है भैया, यह धीरे धीरे क्या होती जाती है, ये धूमिल होती जाएगी। तो यह इसका क्या हो जाता है, यह इसका नकारात्मक पक्ष होता है। आई होप कि आप ये बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे
किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि वैश्वीकरण का प्रभाव जो होता है उसका परिणाम होता है, कहीं ना कहीं इसका फायदा है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर इसका नुकसान भी है। और फायदा के साथ साथ हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और हम लोग भी वैश्वीकरण के यानी ग्लोबलाइजेशन के दोनों पहलू देख रहे हैं। एक सकारात्मक पक्ष है उसको भी देख रहे हैं और एक नकारात्मक पक्ष है उसको भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। सकारात्मक पक्ष में उसकी जो देखेंगे खासियत है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं, वैश्वीकरण से विश्व में क्या होगा, राजनीतिक स्तर में सुधार आएगा, आर्थिक रूप से वृद्धि होगी, सांस्कृतिक मिली जुली संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। मगर इसी के साथ साथ बाकी का इसका नकारात्मक पक्ष भी है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। तो यही बात हम लोग कह रहे हैं, देखिएगा कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है और राज्य अब कुछ मुख्य कारणों जैसे कानून व्यवस्था बनाना तथा सुरक्षा तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि ये जो इसका राजनीतिक स्तर है यह कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। राजनीतिक स्तर जो है भाई इसका कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है भाई। और अब बाजार में आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं की भूमिका निर्धारक है। राज्य की प्रधानता बरकरार है तथा इसे वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल रही है। इस पहलू के अनुसार वैश्वीकरण की बात अगर करते हैं तो वर्तमान में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसके बदौलत राज्य अपने नागरिकों को जैसे सूचना वगैरह देना होता है और बाकी राज्य को अन्य मामलों में यह क्या करता है, ताकतवर बनाता है। जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसके माध्यम से देखेंगे पहले क्या होता था, आपको पुलिस थाने जाना होता था, वहां पर आपको रिपोर्ट दर्ज करानी होती थी। अब सारे ऑनलाइन पोर्टल खोल दिए गए। तो कहीं ना कहीं बेटा ये वैश्वीकरण का ही एक उदाहरण है। इससे सरकार और ताकतवर हो गई है। किसी भी मुलजिम को या फिर कहीं किसी तक भी पहुंच के लिए वह आसानी से देखेंगे लोकेशन ट्रेस करके आसानी से पहुंच जा रही है पुलिस। तो यह हमारी राजनीतिक स्तर पर शासन व्यवस्था को एक प्रकार से मजबूती प्रदान करता है। इसी बात को हम लोग यहां देखने का प्रयास कर रहे हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत ये जो मुद्दा है आपके लिए काफी प्रभावकारी है और इसका प्रभाव एक परिणाम के स्वरूप देखने को मिलेगा। और इसके जो आर्थिक प्रभाव में देखेंगे, जो आयात निर्यात होता है, इस आयात निर्यात में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, इसके माध्यम से या फिर विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, विश्व व्यापार संगठन होता है, ये सब क्या है, इन संस्थाओं के माध्यम से क्या हुआ है, यहाँ पर काफी प्रभाव देखने को मिला है। और इसका फायदा ज्यादातर आप देखेंगे विकसित देशों को प्रभुत्व के स्वामित्व में रखा गया है। तो ये देखेंगे इसी वजह से आगे चलकर हम बताने वाले हैं इसकी आलोचना भी होगी, वैश्वीकरण की आलोचना भी होगी। वामपंथी और दक्षिणपंथी का अलग अलग कहना है, उन पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स और हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि विकसित देशों द्वारा वीजा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध की बात की जाती है। और इसके सांस्कृतिक प्रभाव में देखते हैं तो इसके सांस्कृतिक प्रभाव में देखेंगे समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। और खाने पीने एवं पहनाव के विकल्पों की भी संख्या में क्या हुई है भाई, वृद्धि हुई है, अच्छी वृद्धि हुई है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पहले जो हमारा कल्चर था उसमें कहीं ना कहीं ये खाने पीने में या फिर पहनावे ओढ़ने में यहाँ पर ये प्रभाव देखने को मिला है, ये वृद्धि देखने को मिला है। और लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दुविधा, ये सारे जो है ये वैश्वीकरण के ही प्रभाव और परिणाम है जो हम लोग देख रहे हैं, है ना। यहां तक आपको बात एकदम क्लियर हो गई होगी। क्योंकि ये वैश्वीकरण का जो टॉपिक है ये थोड़ा अपने आप में चैलेंजिंग टॉपिक है बेटा। इस बुक का आपका अंतिम चैप्टर है, 9th चैप्टर है। वैसे वैश्वीकरण को आप देखते हैं तो ये आपको इकोनॉमिक्स वाली क्लास में या इकोनॉमिक्स का चैप्टर होता है वहां पर और डीप पढ़ाया जाता है। बट बेटा हम लोग इसको राजनीति विज्ञान में पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग अपने स्तर पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो इसका राजनीतिक प्रभाव या आर्थिक प्रभाव या कुछ और भी पहलू हैं सकारात्मक नकारात्मक, उन मुद्दों पर हम जब चर्चा करते हैं तो यहां पर ये सारी बातें आपको निकल कर आ जाती हैं, ठीक है। अब यहां पर ये देखिएगा, जैसे कि आप देखेंगे संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर हुआ है और सांस्कृतिक विभिन्नीकरण जिसमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज्यादा और कहीं विशिष्ट रही है। खास करके ये देखिएगा वैश्वीकरण से यहाँ पर एक सकारात्मक पक्ष ये भी देखिएगा, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। पहले देखिएगा महिलाओं को यहाँ पर देखिए एक फिगर के माध्यम से आपको दर्शाया गया है कि महिलाओं की स्थिति कैसे हुआ करती थी। ये भी मजदूरी और बाकी के अन्य रोजगार के लिए या क्या करती थी, संघर्ष करती थी। मगर भाई देखिएगा अब ये महिलाएं क्या है, शिक्षित होती जा रही हैं और शिक्षित होती जा रही हैं तो कहीं न कहीं इनकी स्थिति में सुधार का द्योतक होता है। और साथ ही साथ
यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिएगा महिलाओं का पहले क्या होता था, यहाँ पर फिगर के माध्यम से पता चल रहा होगा, काफी उत्पीड़न होता था, मगर महिलाएं भी अब क्या हो गई, सशक्त हो गई हैं। और देखिए यहाँ पर आईएएस आईपीएस और बाकी अन्य पदों पर भी सुशोभित हो रही हैं और वह सेल्फ डिपेंड होती जा रही है। तो ये महिलाओं की स्थिति में जो सुधार आया है, यह सकारात्मक पहलू है वैश्वीकरण का, और जिसमें ये महिलाओं की जो स्थिति है इसमें सुधार, राग संगीत को पसंद करना, और देखेंगे रूढ़िवादी का अंत। रूढ़िवादी क्या होती है भाई? रूढ़िवादी का मतलब ये होता है एक परंपरा होती है, या फिर जैसे आप कहते होंगे ये रूढ़िवादी विचारधारा के, यानी इनके पिताजी, इनके दादाजी, जो लोग जो विचारधारा मानते थे, यही विचारधारा को लेकर आ रहे हैं, या फिर ऐसी कुछ बातें। रूढ़िवादिता, बहुत से बच्चों का कमेंट आता है सर ये नकारात्मक ही हमेशा होती है। नहीं बेटा, वो नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकती है। मैटर ये करता है कि वह किस परिवेश में देखी जा रही है। तो ये रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, आप कह देंगे इसका समानार्थी शब्द परंपरागत होता है। इसका अंत हुआ है, यानी कि आज की स्थिति को देखा जा रहा है, वर्तमान की स्थिति के माध्यम से यहाँ पर मूल्यांकन हो रहा है। तो ये रूढ़िवादिता का अंत और सांस्कृतिक धरोहर का खत्म होना, ये कहेंगे नकारात्मक है, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर जो है वह किसी देश की अपनी विरासत होती है, ये खत्म होते जा रही है। और विदेशी फिल्मों का चलन है, जो भारतीय फिल्में थी, भारतीय फिल्मों पर विदेशी फिल्मों का चलन, जैसा कि हम अभी बताएं आपको कि राग संगीत को पसंद करना यहाँ पर, जैसे अभी देखेंगे अंबानी की शादी में शकीरा और जस्टिन बीबर वगैरह जैसे जो राग सिंगर आए हुए थे, तो इनका आना भारत में भारतीय संस्कृति, पहले कभी लता जी और बाकी जो किशोर कुमार और बाकी अन्य सिंगर हुआ करते थे, है ना, मोहम्मद रफ़ी वगैरह, उनकी जगह पर आज ये लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति को तो प्रभावित कर ही रहे हैं। तो बेटा यही बात जो है, हम लोग इसके सकारात्मक नकारात्मक पक्षों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जब हम इसकी आलोचना करेंगे तो और अच्छे से देखेंगे, इसका जो आलोचना होगी तो वामपंथी क्या कहते हैं और दक्षिणपंथी क्या कहते हैं। वामपंथियों का कहना कुछ और होगा, दक्षिणपंथियों का कहना कुछ और होगा। तो आइए हम लोग इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उससे पहले एक बात समझिएगा, ये भारत में देखेंगे, भारत की नई आर्थिक नीति जो आती है, ये 1991 के तहत उदारीकरण निजीकरण का दौर शुरू होता है। तो आप देखिएगा भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो कहेंगे भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई जाती है? तो भैया ये 1991 ईस्वी में। कब? 1991 में अपनाई जाती है। और अगर बात करते उस समय कौन होता है देश का प्रधानमंत्री? तो नरसिम्हा राव। कौन होता है? नरसिम्हा राव होते हैं। और नरसिम्हा राव की बात करते हैं भैया, तो नरसिम्हा राव के सरकार के दौरान ही भारत में क्या किया जाता है? भारत की नई आर्थिक नीति लागू की जाती है। और इस नई आर्थिक नीति के अंतर्गत हम बात करते हैं उदारीकरण। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि व्यापार करने की नीतियों को सरल बनाना और लाइसेंस एवं अन्य बाधाओं को क्या कर देना? समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि जो लाइसेंस वगैरह जो होती हैं कंपनियों के या फिर बाकी अन्य बाधाएं होती हैं, इसको समाप्त करके मुक्त व्यापार की बात की जाती है, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाती है। भारत में 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान किया गया। ठीक है, यही उदारीकरण है। और निजीकरण के बारे में आप लोग तो देख ही रहे हैं, निजीकरण के बारे में आप लोग देख ही रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन, है ना, इसे क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन। देखेंगे हाल फिलहाल में बहुत मुद्दा बनता रहता है कि मोदी सरकार रेल बेच दे रही है, लाल किला बेच दे रही है, मोदी सरकार ये बेच दे रही है। वर्तमान की सरकार की अगर बात करें तो ये बेटा ये किसका हिस्सा है? ये भारत की नई आर्थिक नीति 1991 के तहत जो निजीकरण की बात की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो निजी क्षेत्र होंगे उनको विकसित होने का मौका दिया जाएगा, इस पर जो बाध्यताएं होंगी उसको समाप्त किया जाएगा, जिससे कि यहाँ के नागरिकों को रोजगार मिल पाएगा। ये निजीकरण को बढ़ावा देने की बात जो हमारी नई आर्थिक नीति 1991 में आती है, यहाँ पर ये निजीकरण को यहाँ पर क्या करती है? प्रश्रय देती है। और यह बात आप समझ गए होंगे कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है? बिना लाइसेंस या किसी बाध्यता के व्यापार करना, यानी कि देखेंगे मुक्त व्यापार। और उसके बाद निजीकरण यानी निजी स्वामित्व के हाथों में संपत्ति को सौंपना, जिससे कि उसको और बेहतर बनाया जा सके और बाकी की जनता को रोजगार भी दिया जा सके। यही यहाँ पर निजीकरण का अर्थ होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे आगे, तो वैश्वीकरण के बारे में तो हम लोग टॉपिक पढ़ ही रहे हैं। वैश्वीकरण में हमने आपसे बताया है कि एक देश से दूसरे देश के बीच व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और विचार के निर्बाध प्रवाह को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। यानी एक देश से दूसरे देश के बीच अगर कोई विचार जाता है, कोई व्यक्ति जाता है, कोई सामान वस्तु जाती है, तो ये किसका हिस्सा होता है? तो ये निर्बाध प्रवाह जो होता है, यही वैश्वीकरण कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं?
ग्लोबलाइजेशन कहते हैं बेटा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक बात समझ गए होंगे। और इसी नीति को अपनाने के बाद भारत के अंदर विकास की गति में वृद्धि आई और नियमों को सरल बनाने की वजह से व्यापार क्या हुआ है, भारत में बढ़ा है। 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति की वजह से ही भारत में व्यापार का वृद्धि हुई है। ये कहीं न कहीं भारत के व्यापार में यह सकारात्मक पक्ष रहा जो 1991 की नई आर्थिक नीति अपनाई जाती है, नरसिम्हा राव जी की सरकार होती है। यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को, यहां पर कोई बात नहीं होगी। अब इसकी आलोचना होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आलोचना की बात करते हैं, सीधे तौर पे अगर बात करते हैं, इसकी आलोचना भी की जाती है। विश्व वैश्वीकरण की आलोचना की गई और इसके अंतर्गत दो पक्ष होते हैं। एक कौन होता है, एक होते हैं वामपंथी और एक होते हैं दक्षिणपंथी, है ना। आइए हम आपको लिखकर समझा देते हैं बेटा, आप समझ जाएंगे। बस 2 मिनट में समझेंगे, बाकी वैसे अगर देखेंगे तो लंबा जाएगा। इसकी आलोचना करने में देखेंगे दो पक्ष होते हैं। इन दोनों पक्षों का अलग अलग मत है। दो पक्ष होते हैं, इन दो पक्षों का मत अलग अलग होता है। एक होते हैं कौन होते हैं, एक होते हैं वामपंथी, एक होते हैं वामपंथी और दूसरे कौन होते हैं, दक्षिणपंथी। दूसरे कौन होते हैं, दक्षिणपंथी। और वामपंथी और दक्षिणपंथी की अगर बात करते हैं तो वामपंथी और दक्षिणपंथी यहां पर देखिएगा। यहां पर आप देखेंगे वामपंथियों का क्या कहना है। यहां पर ये कहते हैं, इनका कहना ये होता है कि ये जो वैश्वीकरण है, इस वैश्वीकरण से क्या है, बहुत नुकसान हो रहा है। और नुकसान क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि ये जो साथ दे रही है, ये पूंजीपतियों का साथ दे रही है। वैश्वीकरण में किसको फायदा हो रहा है, तो वैश्वीकरण में जो पूंजीपतियों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो यहां पर यही बात कही जा रही है इसके माध्यम से कि यहां पर गरीब क्या होता जा रहा है। इनका कहना है कि वैश्वीकरण की वजह से क्या होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। यानी कि ये किसका साथ देते हैं लोग, तो ये देखेंगे, आप कह सकते हैं कि वामपंथी जो होते हैं ये गरीबों का साथ देते हैं। ये गरीबों के हित के बात करते हैं। जो वामपंथी होते हैं ये गरीबों के पक्ष में बात करते हैं। और साथ ही साथ अगर दक्षिणपंथी की बात करते हैं तो ये कहते हैं ये वो लोग हैं जो अमीरों के हित में बोलते हैं। और इसी के विपरीत दक्षिणपंथी का कहना है कि वैश्वीकरण तेजी से विकास करने और पूरे विश्व में समान विकास की स्थिति को लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी यह क्या करते हैं, यह देखेंगे अमीरों के हित में बात करते हैं। ये किसके हित में बात करते हैं, तो आप कहेंगे ये अमीरों की बात करते हैं। यानी कि अमीरों के हितों की बात करते हैं। अमीरों के हितों की बात करते हैं। इनका कहना यह होता है कि नहीं भाई, ये वैश्वीकरण जो है इससे क्या हुआ है, इससे तेजी से विकास हो रहा है और आर्थिक वृद्धि हो रही है। तो ये क्या करते हैं, इसके हितैषी माने जाते हैं। मगर ये क्या है, वामपंथी लोग जो होते हैं क्या करते हैं, ये गरीबों के हितैषी होते हैं। यानी गरीबों के हितों की बात करते हैं। और गरीबों के हितों के बारे में क्या करते हैं, ये हितों के बारे में है ना बात करते हैं। इनका मानना यह होता है कि नहीं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्योंकि जो कंपनी आ रही है, जो वैश्विक स्तर पर जो कंपनी आ रही है, इस कंपनी के माध्यम से क्या हो रहा है, जो गरीब का रोजगार था, व्यवसाय था, वह छिनता जा रहा है और गरीब बेचारा गरीब होता जा रहा है, अमीर और भी अमीर होता जा रहा है। तो ये जो वामपंथी कहते हैं और दक्षिणपंथी ये अमीरों के समर्थक होते हैं। यानी कि ये किसको बढ़ावा देते हैं, तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यह जो होते हैं ये किसको, तो आप कहेंगे कि पूंजीवादी, है ना, परंपरा या पूंजीवादी व्यवस्था को क्या करते हैं, पूंजीवादी परंपरा को महत्व देते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं कि ये किसको देते हैं, तो आप कहेंगे कि ये साम्यवादी या समाजवादी परंपरा को महत्व देते हैं। किसको, साम्यवादी या समाजवादी परंपरा को महत्व देते हैं, परंपरा को महत्व देते हैं। यही बात यहां पर भाई कही जा रही है। आई होप कि आप दक्षिणपंथी और
वामपंथी के बारे में समझ गए होंगे और इन दोनों के मध्य देखेंगे जो ये आलोचनात्मक पक्ष है, इस आलोचनात्मक पक्ष को भी आप देख पाए होंगे। जैसा कि यहाँ पर अभी आप देखेंगे कुछ बातें और करेंगे हम लोग, कुछ बातें होंगी जैसे यहां पर जब हम लोग कुछ मुद्दे की बात करते हैं, देखिएगा जो वामपंथी लोग हैं इनका कहना है कि वैश्वीकरण की वजह से गरीब की हालत क्या हो रही है, और भी ज्यादा खराब हो गई है। गरीब की हालत क्या हुई है, और खराब हो गई है, क्योंकि ये कंपनी क्या कर रही है, अमीरों को ज्यादा महत्व दे रही है। यानी कि जो कंपनियां उसमें जो स्वामित्व है वह पूंजीपतियों का है। अगर पूंजीपतियों का स्वामित्व है तो पूंजीपति और भी अमीर होते जा रहे हैं, यही बात कही जाती है ना। और इसी के साथ साथ यहां पर देखेंगे कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से क्या कर रहा है, हाथ पीछे हटा रहा है। और सरकार के साथ साथ यहां पर देखेंगे कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर क्या होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। क्योंकि भाई जिसके पास कंपनी है उसके पास पैसा है तो वह अपना पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी को और भी ऊपर ले जा रहा है, और जो बेचारा गरीब है उसको और गरीबी देखना पड़ रहा है, क्योंकि उसका रोजगार जो कुटीर उद्योग था, जो छोटे धंधे थे, उनको क्या किया जा रहा है, उनका हरास हो रहा है। इस प्रकार यहां पर देखेंगे कि ये कंपनी जो है, इस कंपनी में यहां पर जो गरीब हैं उनको और गरीबी देखना पड़ रहा है। और दक्षिणपंथी क्या कहते हैं, दक्षिणपंथी इसके विपरीत अपनी विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। दक्षिणपंथी वह लोग होते हैं, हम बात करें जो अमीरों के हित में बोलते हैं, यानी कि हमने जैसा अभी बताया कि ये क्या करते हैं, ये पूंजीवाद को, है ना, पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। ये किसको बढ़ावा देते हैं, पूंजीवाद को ये क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और बात करते हैं इसी के विपरीत दक्षिणपंथियों का कहना यह भी है कि वैश्वीकरण तेजी से विकास करने एवं पूरे विश्व में समान विकास की स्थिति को लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि ये पूंजीवाद को बढ़ावा देने की बात करते हैं। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग यहां तक वैश्वीकरण के बारे में आपने देखा होगा। आइए एक बार हम लोग 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग ये देखें वैश्वीकरण के बारे में, है ना, वैश्वीकरण के बारे में हम लोग देखे हैं। अब वैश्वीकरण के बारे में हम लोग जो बात किए हैं, यहां पर क्या बात हुई है देखेंगे। इसमें हम लोग देखें इसके परिणाम, और परिणाम की जब हम बात करते हैं भाई, तो इसके परिणाम में हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की है। तो इसके परिणाम में हम लोगों की जो चर्चा हुई है ये राजनीतिक स्तर पर हुई है, राजनीतिक, और कौन सी हुई है, आर्थिक, और क्या हुई है, और उसके साथ साथ जो हुई है हम लोग बात किए हैं सांस्कृतिक। क्या बात किए हैं, सांस्कृतिक, है ना, सांस्कृतिक। यहां तक हम लोग जब बात किए हैं तो इसमें इसके भी देखेंगे, सबके अलग अलग पहलू देखने को मिले हैं। इसके देखेंगे कुछ सकारात्मक देखने को मिले हैं, है ना, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देखने को मिले हैं। और यही बात यहां पर भी हुई है। यहां पर भी क्या हुआ है, सकारात्मक और नकारात्मक, और नकारात्मक। तो सकारात्मक जो बात हुई है, देखेंगे कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर शासन व्यवस्था में क्या हुआ है, शासन व्यवस्था क्या हुई है, यहां पर शासन व्यवस्था भैया मजबूत हुई है, शासन व्यवस्था का सरलीकरण हुआ है ना। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ है, यहां पर देखेंगे कि बाकी के यहां पर देखेंगे कुटीर उद्योग को क्या हुआ है, कुटीर उद्योग को क्या हुआ है भैया, कम हुआ है। कुटीर उद्योग क्या हुआ है, कम हुआ है। और उसके बाद हमने बात किया है यहां पर, तो यहां पर जब हम बात किए हैं तो देखेंगे इसकी क्या हुई है, आर्थिक तो वृद्धि हुई है, आर्थिक वृद्धि हुई है। मगर यहां पर देखेंगे कि छोटे धंधे क्या हुए हैं, छोटे धंधे क्या हुए हैं में ह्रास हुआ है ना, ये बात हुई है। और साथ ही साथ सांस्कृतिक अगर बात करते हैं तो देखेंगे कि जो मिली जुली संस्कृति है, मिली जुली
मिली जुली संस्कृति को क्या हुआ है, मिली जुली संस्कृति को बढ़ावा मिला है। और उसके साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ पर जो परंपरागत अपनी संस्कृति है, यानी कि इस परंपरागत संस्कृति की बात करते हैं तो परंपरागत संस्कृति क्या हो रही है, यह धूमिल होती जा रही है। संस्कृति क्या होती जा रही है भैया, धूमिल हुई है। तो कहीं न कहीं ये क्या है, नकारात्मक प्रभाव होता है। ये क्या है, ये सकारात्मक प्रभाव हो जाता है। और उसके बाद ये क्या होता है भैया, ये नकारात्मक प्रभाव हो जाता है। आई होप कि आप लोग हमारी ये बातें अच्छे से समझ पाए होंगे, जितना कि हम लोग अभी चर्चा किए हैं। आई होप कि यह आप देखेंगे वैश्वीकरण का जो प्रभाव था और परिणाम था, इसी के अंतर्गत हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा किए हैं। और हमें पूरी आशा विश्वास है कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है तो एक बार लाइक करके दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अगली मुलाकात फिर किसी अगले क्लास में होगी, है ना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। क्लास कैसी लगी है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके दोस्तों तक शेयर करिएगा। बाकी आज की क्लास हमारी यहीं तक। अगली मुलाकात जब होगी भाई तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना और अपनों का ध्यान रखेंगे, स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।